नमस्कार, न्यूज़ सब तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और बहुत अच्छा लगता है कि लोग जब शिकायत करते हैं, कमेंट करते हैं, छोटी-मोटी गलतियों पर लोग बताते हैं तो अच्छा लगता है। और हमारे कुछ दर्शकों ने शिकायत की है कि ऑडियो क्वालिटी बहुत कम है और दूसरा जो है थोड़ा-सा वीडियो में भी थोड़ी-सी परेशानी है। तो मेरी कोशिश होगी दूर करूँगा, लेकिन पूरे वीडियो में आप बने रहें। हिंसा किसी भी रूप में, कहीं भी, किसी भी देश में स्वीकार नहीं है। नफरत, हिंसा और किसी भी तरह का कोई वायलेशन कभी भी स्वीकार नहीं है। संवैधानिक तरीका सबसे अच्छा है। और क्योंकि जब तबाही होती है, जब बर्बादी होती है तो बहुत सारे चीज दोबारा फिर से नहीं बनते हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ जेन जी के बारे में। लगातार आप सुनते हैं जेन जी, सोशल मीडिया पर जेन जी। तो सबसे पहले मैं आपको जेन जी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद नेपाल में क्या कुछ हुआ, कई दिनों से क्या घटनाक्रम उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन मैं हर बार वीडियो में हमारे जो दर्शक हैं उनसे बताते रहता हूं कि समय की व्यस्तता के कारण हम जल्दी नहीं आ पाते हैं और पीछे रह जाते हैं खबरों में। लेकिन फिर भी जो भी जानकारी होती है हम आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जेन जी के बारे में। जेन जी क्या है? जेन जी 1997 से लेकर 2012 तक के जो बच्चे पैदा हुए हैं, सोशल मीडिया के शुरू से लेकर के 2012 तक, ये युवा पीढ़ी जब बड़ा होने लगे तो इनके हाथों में मोबाइल फोन, इंटरनेट और नए नए ऐप से जानकारी मिली। और इसी जानकारी से जो है बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए। और क्योंकि जो पुराने लोग थे, जो अब भी पुराने लोग हैं, अभी भी उन लोगों को उतना कुछ मालूम नहीं है कि ईमेल कैसा बनाना है, जीमेल क्या है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारी चीजें हैं। अब तो नए नए चीजें हैं, गूगल में सर्च करो, चैट जीपीटी और क्या कुछ आने लगा है। धीरे धीरे बदलाव, बहुत कुछ आगे होने लगा है और बहुत सारी चीजों की जानकारी। लेकिन आज के युवा पीढ़ी जो है बहुत जल्दी समझ लेते हैं, कर लेते हैं। क्योंकि आज के युवा पीढ़ी आज की पढ़ाई के साथ साथ चीजों को समझ लेते हैं, खास करके नेट को, इंटरनेट को, मोबाइलों को, और ज्यादातर उसी में एक्टिव रहते हैं। उससे जानकारी उन लोगों का ये समझ लीजिए कि जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन पुराने बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों को बेकार समझते हैं। और क्योंकि इसमें बहुत सारा नुकसान भी है, जैसे नींद की कमी, परेशानी और चिड़चिड़ापन होना, मारपीट कर लेना, मोबाइल का एडिक्ट हो जाना। कुछ लोगों को फायदे हैं मोबाइल से तो कुछ नुकसान है। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ जेन जी के बारे में। जिस तरह से हमने कहा, आपको जेन जी के बारे में आपको जानकारी भी दूंगा। लेकिन नेपाल में जो युवा पीढ़ी है, जो हिंसक घटनाएं हुई है, जो तोड़फोड़ हुआ है, जो बर्बादी और तबाही का मंजर आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, वहां के युवा पीढ़ी क्या कुछ लिखते हैं, हम उसके बारे में आपको सुनाएंगे पढ़कर। लेकिन न्यूज़ तब तक किसी भी चीज की जिम्मेदारी, किसी भी सामग्री, मटेरियल की जिम्मेदारी नहीं लेता है। समाज में युवा पीढ़ी क्या कुछ लिखते हैं वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। तो लिखते हैं कि रीबॉर्न मनीष नाम के शख्स लिखते हैं कि तस्वीर नेपाली युवक की है, वर्दी रूसी फौज की है। एक तस्वीर भी उन्होंने शेयर किया है, लेकिन कई दिन हो चुका है। हम आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। 30,000 से ऊपर नेपाली युवक रूस की तरफ यूक्रेन में लड़ रहे हैं। $5,000 महीना, रहना, खाना, मारे गए तो, विकलांग हुए तो अच्छा बोनस, लिखते हैं। और लिखते हैं कि कुछ हजार नेपाली यूक्रेनी आर्मी की तरफ से रशियन से लड़ रहे हैं। मरना मारना नेपाल के लोगों के लिए मान्य
व्यवसाय रहा है। भारत और ब्रिटेन की सेना में तो उन्हें बाकायदे रिक्रूट किया जाता है। गोरखा रेजिमेंट बनी है और यह सम्मानजनक है। हर एक का कॉन्ट्रैक्ट फौजी बनना जरा असम्मानजनक है, लेकिन पैसा बहुत है और रोजगार को तरसते युवा के लिए हथियार उठाना मजबूरी है। 20 साल पहले उन्होंने सस्ते में अपने देश के माओवादियों के लिए हथियार उठाए थे और फिर राजशाही उखाड़ फेंकी। उन्हें अच्छे दिन की आशा थी। लिखते हैं कि जो आए नहीं आए, नेपाली माओवादी दो पार्टियों में बढ़ गए। पूर्व स्थापित नेपाली कांग्रेस, कुछ छोटे दल और इंडिपेंडेंट और दो माओवादी दल, इनके बीच कोई भी कॉम्बिनेशन का गठबंधन बनाकर प्रचंड देववा और ओली सत्ता में आते रहे। फिर पार्टियां इधर उधर होती, नई सरकार नया पीएम। नेपाल में विपक्ष कोई नहीं, बारी बारी आपसी अरेंजमेंट से सभी सत्ता की मलाई लेते रहे। सभी के करप्शन के किस्से हवा में तैरते रहे। खूब चीनी इन्वेस्टमेंट आया और धन फेंके, प्रोजेक्ट की लूट मची। नेपाली युवा विदेशों में मामूली काम खोजता रहा। रिफ्यूजी स्टेटस लेकर विदेश में जाने लगा तो नेताओं ने रिफ्यूजी साबित करने के दस्तावेज बेचने का धंधा अपना लिया। तो गरीब के बच्चों के ताबूत आते और नेताओं के बच्चों की विदेशों में गुलछरे उड़ाती तस्वीरें, आलोचना और गुस्सा सोशल मीडिया पर दिखने लगा। कंट्रोल करना जरूरी था सरकार की कंट्रोल करना जरूरी था तो सरकार कानून लाई कि सभी विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अमुक खास नियम पालन करें। रजिस्ट्रेशन की डेट चली गई, लेकिन टिकटॉक छोड़ किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। नतीजा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट साबित 25 प्लेटफॉर्म बैन हो गए। इसके विरोध में मुट्ठी भर छात्रों ने जुलूस निकाला। संसद की तरफ तख्तियां लेकर बढ़े। 15, 20, 22 साल के बच्चे और उन पर लाठीचार्ज हुआ। वह भागे, कुछ संसद परिसर में छुपने लगे। इनको सीधे गोली मार दी गई। 22 मौत में से एक 12 साल का बच्चा था। हत्याकांड की खबर फैलते ही पूरा काठमांडू उमड़ पड़ा। देखते ही देखते दंगा, आगजनी, अराजकता फैल गई। हालत नियंत्रण से बाहर हो गए। सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। भारत में बैठे मूर्ख खुश हैं। मैं इस बात के लिए सहमत नहीं हूँ। इन्होंने लिखा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वह खुद को दक्षिणपंथी मानते हैं, इसलिए तो वामपंथी सरकार गिरने से खुश हैं। खुद को सत्ताधारी मानते हैं तो विपक्ष के घर जलने से खुश हैं। उनकी खुशी तो हर कत्ले आम में है। गाजा में मुसलमान मरे तो खुश, यूक्रेन में पुतिन के दुश्मन मरे तो खुश, मणिपुर में मोदी के दुश्मन मरे तो खुश, कश्मीर में कश्मीरी मरे तो खुश। मगर ऐसी खुशी किसी सरकार के लिए आत्मघाती है। जब सरकारें और उनके समर्थक समाज की गहरी पीड़ाओं को नजरअंदाज कर अपने ही स्वप्न लोक में उतरती हैं, तब ये ज्वालामुखी के मुख पर बैठे होते हैं। ये ठीक कि भारतीय समाज की तासीर नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव या अन्य पाकिस्तान जैसी नहीं। इसका लावा जल्दी नहीं फूटता, मगर जल्द ठंडा भी नहीं होता। बेरोजगारी, महंगाई, मूर्खतापूर्ण टैक्स, दिशाहीन विदेश नीति, विचित्र मौद्रिक नीति, अर्थनीति और व्यापार, हर तरफ उदाहरणों की एक सूची बन चुकी कि प्रशासन किस तरह से नहीं चलाया जाना चाहिए। इस बात को फिर मैं आपको एक बार याद दिला दूं, ऐसी चीजों को, क्योंकि यहाँ लिखा है कि बेरोजगारी, महंगाई, मूर्खतापूर्ण टैक्स, दिशाहीन विदेश नीति, विचित्र मौद्रिक नीति, अर्थनीति और व्यापार, हर तरफ उदाहरणों की एक नई सूची बन गई जिसका प्रशासन की तरफ से नहीं चलाया जाना चाहिए। लेकिन इनका सबसे बड़ा पाप सोशल एजेंडा है। नफरत और टूट की राजनीति है। तो 90 साल जो विचारधारा हाशिए पर रही, घृणित और हास्यास्पद मानी गई, उसने पहली बार खुद को साबित करने को मिला। मौका यूं गंवाया जब
कि सत्ता जाएगी तो ढूंढने से नहीं दिखेगी। उसने पहली बार खुद को साबित करने को मौका मिला, भरपूर मौका दिया गया, लेकिन मौका यूं गंवाया, जबकि सत्ता जाएगी तो ढूंढने से नहीं दिखेगी। नेपाली पॉलिटिक्स एलिट की तरफ से वह भी रिश्ते, सामाजिक आर्थिक घावों से आंखें नीचे, आवाज दबाने के टुच्चे तरीके में मशगूल, चुनाव हो या सोशल मीडिया, अभिव्यक्ति का गला घोटा गया। न्याय के मार्ग और अदालती निदान भी अवरुद्ध हैं। सरकारी भाषा में धमक, बुलडोजर के गुंडे की प्रतिध्वनि, नतीजे गले तक आ चुके हैं, तेजी से नाक से ऊपर जा रहे हैं। जिस तरह दिया बुझने से पहले तेजी से जलता है, आवाज में गुंडे की प्रतिध्वनि भी पतन के पहले तेज हो जाएगी। तब इतिहास के नए सफ़े पर वक्त किस रंग से अंजाम लिखेगा कोई नहीं जानता, लेकिन अब तक जो नुकसान हो चुका उसके असर दूरगामी होगी। भारत में अग्निवीर लागू, 10 साल के भीतर दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट जोन में हमारे लड़ते बच्चे देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट जोन में हमारे बच्चे लड़ते दिखेंगे। ट्रेड और बेरोजगार वे दुनिया को असुरक्षित बनाने में योगदान देंगे। फटीहाल घर वालों को रेजिमेंट भेजेंगे, रेमिटेंस भेजेंगे। तस्वीर आपके बेटे की होगी, वर्दी विदेशी फौज की होगी। फिर उन्होंने लिखा है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो जानकारी है, जैसा मैंने आपको कहा कि किसी ने पोस्ट किया है, न्यूज सब तक इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर बता दो कि बांग्लादेश का हाल आपने देखा, शेख हसीना को भागते हुए देखा, और श्रीलंका में भी आपने देखा था, और दुनिया के दूसरे देशों में भी देखते हैं। तो इसीलिए कब, कहाँ, क्यों, किस लिए क्या कुछ हो सकता है, यह समय ही बता पाएगा। लेकिन समय से पहले कोई नहीं जानता है कि कब कुछ क्या होगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कहाँ क्या कुछ कब पनपता है ये कह नहीं सकते हैं। इसलिए कि गलत को समर्थन ना करें, गलत से बचें, बुरा रास्ते से चलें, बुराई को समर्थन ना करें, उससे दूर रहें। जबरदस्ती का कोई भी चीज अच्छा नहीं, जबरदस्ती कहीं घुस जाना अच्छा नहीं, जबरदस्ती किसी के मुंह से बुलवाना अच्छा नहीं। समय परिवर्तन होता है और बहुत कुछ हमने भी देखा है, लेकिन ये हम आपको जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि आज के जनरेशन, आज के युवा पीढ़ी क्या कुछ लिखते हैं। फिर एक बार जाते जाते, इससे पहले मैं आपको इसके जाते जाते मैं आपको फिर एक बार जेनजी के बारे में याद दिला दूं, ताकि आप फिर समझ पाएं कि जेनजी क्या है। साल 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोगों को जनरेशन जूमर्स या जेनजी कहते हैं। यह पीढ़ी उस दौर में पैदा हुई जब इंटरनेट का प्रभाव काफी बढ़ गया था, और जब बड़ी हुई तो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हुए। ऐसे में जब नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया तो युवाओं ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आज के दौर में कुछ युवा पीढ़ी कुछ बहुत ही भ्रामक लिखते हैं, गलत लिखते हैं और विवादित लिखते हैं, लेकिन कुछ युवा पीढ़ी समाज की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, चीज़ों के दामों की बात करते हैं, टैक्स की बात करते हैं, घरों की बात करते हैं, जीवन यापन जीने के तमाम पहलुओं पर बात करते हैं। तो समाज में आपके, हमारे हर जगह में दो तरह के आपको लोग मिलेंगे आज के समय में, आज के माहौल में। लेकिन एक समय भी हुआ करता था, एक दौर भी हुआ करता था कि हर गलत पर समाज के तमाम तबके के लोग, हर गलत पर तमाम तरह के लोग, उस समय जाति धर्म का मतलब ही नहीं था, लोग गलत पर आवाज उठाते थे, बात करते थे। और उस समय की अगर बात करें तो वहाँ भेदभाव हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं होती थी। इसलिए ये वीडियो खास है। और मैं फिर लगातार, जिस तरह से हमने वादा किया आपको कि जिला पूर्णिया बिहार में अब नया एयरपोर्ट बन चुका है, और
सफ़र लोगों के लिए आसान हुआ है। हर जगह आप जा सकते हैं, जल्दी जा सकते हैं। कई दिन की दूरी, कई दिन का सफ़र का फासला आप कुछ ही घंटों में आप तय कर सकेंगे। और इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ।